टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो अगली रिक्रूटमेंट है वो प्रस्तावित है और हमारे जो साथी एस्पिरेंट्स हैं वो अगली रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर भी दिए हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप तैयारी शुरू कर दें और बाद में आपको पता चले कि किन्हीं कारणों से आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो वो एक डिसहार्टनिंग होता है और फिर हमारी जो एनर्जी है वो गलत जगह लग जाती है। तो अगर हम तैयारी शुरू कर लेते हैं उससे पहले हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर, तो आप लोगों को उसमें एक डिटेल ओवरव्यू दिया गया था हर पोस्ट के बारे में, किन किन पदों पर रिक्रूटमेंट आती है और क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, क्या जनरल कंडीशंस रहती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किया था। इस वीडियो में साथियों हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट आती है उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली ये वीडियो पीजीटी के बारे में होने वाला है। अगर आप किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आप लोग अगर पीजीटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमारा पिछली बार का जो 2022 के दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो इस प्रकार से कुछ नोटिफिकेशन था। तो हम इसमें अलग अलग पदों की रिक्रूटमेंट आपको दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। बाकी हम पीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इन पदों पर आपकी पीजीटी की रिक्रूटमेंट आती है। कौन कौन से पद हैं? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक। तो आपकी इन पदों की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या एज लिमिट रहती है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर बार अपना वैकेंसी का अलग अलग सिस्टम रहता है कि किसी बार किसी पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी होती है, कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी होती है, तो वो उस समय वैकेंसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी आप देख पा रहे हैं कि जनरली जो आपके लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, इनमें अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलती है। बाकी आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, बायो, इनमें आपको अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके आर्ट साइड वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वगैरह, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम वैकेंसी होती है। कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। बायोटेक की नाम मात्र के बराबर आपकी वैकेंसी रहती है। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी आपको देखने मिलती है। लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनमें अच्छी खासी मात्रा में रहती है। फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट है उनमें कंपैरेटिवली कम रहती है वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस में डिपेंड करता है उस समय के ऊपर, और बायोटेक में नाम मात्र के बराबर आपकी वैकेंसी रहती है। फिर आपका वैकेंसी के बाद हम जानते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए, पीजीटी में इन पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ जोड़ देना चाहूँगा कि आपका जो पीजीटी संस्कृत है, पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी नहीं आती है। इसके अलावा आपकी पीजीटी पॉल साइंस की वैकेंसी नहीं आती है। तो ये दो वैकेंसी आपकी नहीं होती है। पीजीटी पॉल साइंस की इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती, पीजीटी संस्कृत की इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती है। इसके साथ साथ एक नई वैकेंसी इस बार ऐड की जाएगी इसमें, वो है आपकी पीजीटी पीएचई, यानी कि पीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की पोस्ट आपकी इस बार इसमें ऐड की जाएगी। तो एक एक करके हम सब्जेक्ट वार जो है एलिजिबिलिटी पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो पीजीटी की वैकेंसी होती है ये आपकी पे लेवल 8 की जॉब होती है, ग्रुप बी की जॉब होती है, और अपर एज लिमिट इसमें 40 ईयर्स होती है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेबल है। तो 40 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी क्या है, देखिए, सबसे पहले आपका 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल
कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है NCERT का, उससे आपने MSc किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में, जो कि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, उनको इसको आप छोड़ ही दीजिए। मेन आपकी ये वाली जो दूसरी वाली एलिजिबिलिटी है वो है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यानी कि 50 से 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट में, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। साथियों मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहूँगा कि PGT की जब भी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसमें आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, उनका कोई रोल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, ग्रेजुएशन में आपकी कोई भी परसेंटेज रही हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ आपके PG के सब्जेक्ट देखने हैं और PG का परसेंटेज देखना है। तो अगर आपको भ्रांति है कि आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम थी, आप PGT के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन को वो लोग देखेंगे भी नहीं, आपकी सिर्फ PG की डिग्री देखी जाएगी। PG में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट है या नहीं, और PG में आपके पास 50% मार्क्स है या नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थी कि PGT का कंपैरेटिवली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इजी रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब दिक्कत नहीं है। थोड़ा TGT में प्रॉब्लम होता है। तो PGT इंग्लिश के लिए आपके पास PG इंग्लिश में यानी कि MA इंग्लिश होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए टेक्निकल है इसकी क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। PGT हिंदी के लिए आपके पास हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपके पास हिंदी या संस्कृत में MA होना चाहिए और उसके साथ साथ हिंदी आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा हो, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, आपके हिंदी में MA है, वेल एंड गुड, ग्रेजुएशन देखेंगे भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है ग्रेजुएशन से अगर आपके हिंदी में MA है। बट अगर आपका संस्कृत में MA है तो उस केस में आपके साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है कि अगर आपने संस्कृत में MA किया है तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो कंपल्सरली, ये एक कंडीशन जोड़ी गई है। अगर आपने संस्कृत में MA किया है तो भी आप PGT हिंदी के लिए एलिजिबल हो, बट उस केस में अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट अपना ग्रेजुएशन लेवल पे रखा था। PGT फिजिक्स के लिए देखिए यहाँ पे आपकी कुछ एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा भी जोड़ी गई है। आपके पास MSc फिजिक्स होना चाहिए, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc अप्लाइड फिजिक्स, MSc न्यूक्लियर फिजिक्स, चारों पोस्ट सब्जेक्ट वाले जो है आपके एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपका PGT फिजिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। PGT फिजिक्स के लिए MSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में होना चाहिए। PGT केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में MSc होना चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से किसी एक में आपके पास MCOM की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके पास MCOM है, कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे। इकोनॉमिक्स यानी कि आपने MA इकोनॉमिक्स किया हो, MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया हो या MA बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हो तो आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ PGT केमिस्ट्री कॉमर्स, PGT कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। तो इसमें मास्टर डिग्री इन कॉमर्स तो बोला है, यानी कि MCOM होना चाहिए आपके पास। बट यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ी गई है, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे पास प्लेन MCOM है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल है। बट अगर आपने MCOM अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपका प्लेन MCOM है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हैं। बट आपके पास MCOM इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। PGT मैथमेटिक्स के लिए आपके पास MSc मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि PG इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो कहीं कुछ जगहों पर आपका MSc मैथमेटिक्स होता है, कुछ जगहों पर अगर आप MSc नहीं कर पाए हैं, किसी सर्विस वगैरह में लग गए थे तो आपको पता है कि रेगुलर डिग्री नहीं होती है MSc, तो उस केस में आपने अगर MA मैथमेटिक्स किया है तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो आपने MA मैथमेटिक्स या MSc मैथमेटिक्स किया है तो आप PGT मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं। PGT बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा देखिए एलेबोरेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि ये लाइफ साइंस में काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, आपके पास MSc बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी से MSc हैं वो भी PGT बायोलॉजी भर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड जूलॉजी,
बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो जूलॉजी या बॉटनी में अगर आपका एमएससी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा एलिजिबल हैं। बट अगर आपकी इन अप्लाइड चीज़ों में है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं तो उस केस में एक ही कंडीशन और जोड़ी गई है कि आपके पास जूलॉजी और बॉटनी ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास रहा हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका देखिए यहाँ पे बोला गया है, हिस्ट्री में आपका एमए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बहुत सारे साथी एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री होते हैं, एमए इन आपका मेडिवल होते हैं, इस तरीके से एमए एंशिएंट हिस्ट्री अलग से कोर्स होता है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, हमारी यूनिवर्सिटी में चलता है। तो उन लोगों को एलिजिबल करा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उनको भी एलिजिबल करा दिया जाता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एलिजिबल है। यहाँ पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी में एमए होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कंपलसरी एक चीज़ है, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में नहीं होता है कि पीजीटी में बीएड मांगा जाए, तो यहाँ पे पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन में बीएड को कंपलसरी जोड़ा गया है, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यानी कि एमए या एमएससी प्लस बीएड आपके पास पीजीटी में अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि आपकी इंटरव्यू के दौरान चेक की जाती है कि हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप फ्लुएंट है या नहीं है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज जो है डिज़ायरेबल रखी गई है तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये आपका जो पीजीटी है, पीजीटी का मेन क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया था। इसके अलावा कुछ आपकी मिसलेनियस टाइप की पोस्ट है, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, एक स्क्रीन पर दे देता हूं ये। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इस बार इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन मैं आपको बता देता हूँ कि बीई और बीटेक जो है इस बार आपका इसको हटा दिया जाएगा एलिजिबिलिटी से पीजीटी की। एमएससी कंप्यूटर साइंस आपका रहेगा, बीएससी को हटा दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को हटा दिया जाएगा, डोएक बी लेवल को हटा दिया जाएगा, सी लेवल रहेगा। तो इसके मतलब आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए या एमटेक आपके पास होना चाहिए। शायद डोएक सी लेवल को भी आपको जो है वो अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ पीजीटी में इस बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसी आएगी उसमें बीएड कंपलसरी जोड़ा जाएगा, यानी कि बीएड आपकी इसेंशियल एलिजिबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा। इस बार देखिए, इस बार जो बीएड है वो आपका डिज़ायरेबल है, यानी कि यहाँ पे कहीं भी आपका बीएड नहीं लिखा गया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इस बार आपका बीएड जोड़ा जाएगा। तो मोटा मोटी आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी ये सब क्लॉज हट जाएंगे, जो मतलब बाकी लिखे हुए हैं, जो आपका रेड सर्कल में यही मेन क्लॉज रहेगा कि एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए या इक्वलेंट होना चाहिए। डोएक सी लेवल को भी शायद अनुमति दी जाए, और इसके साथ साथ आपका एम टेक इन CS, यानी कि आपका एमटेक कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। प्लस इसमें आपका बीएड भी जोड़ दिया गया है, तो आपके पास एमटेक CS हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या एमसीए हो प्लस बीएड हो, आप तभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्वालिफिकेशन में न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये चेंज हो रहा है क्योंकि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बनेगी और ग्रेजुएशन वाली जितनी डिग्री हैं उनको टीजीटी कंप्यूटर साइंस में डाला जाएगा। तो इस प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, अब इसमें आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें बीएड की कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पीजीटी के डिफरेंट पोस्ट की क्वालिफिकेशन है। साथियों मैं आपको एक चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, इसमें एक पद आपका नहीं है, वो है आपका PGT-PHE। ये नई पोस्ट इस बार जनरेट होगी, पीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसकी वैकेंसी निकलेगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी MP एड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जो भी MP एड किए हुए साथी हैं वो अपने PGT PHE की तैयारी के लिए जुट जाइए।
तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रही है। इसके अलावा और भी हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस बार चर्चा करेंगे। बाकी आपका जो एज लिमिट है वो आपकी 40 ईयर्स है, आपको पता है वो, जो कि रिलैक्सेबल है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन का आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट का 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास का 3 ईयर्स एंड वीमेन का आपका 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और बाकी आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है, वो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही इसमें कट ऑफ डेट का एक जिक्र किया जाता है नोटिफिकेशन में, तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कट ऑफ डेट को आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण लेना चाहते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि उनके पास ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उसी फाइनेंशियल ईयर का हो। और जो साथी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें ईडब्ल्यूएस का आपका जो क्राइटेरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। कुछ स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपने स्टेट के फॉर्मेट में भी बनाते हैं, तो वो आपको नहीं बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट में बनाना है। और इसमें देखिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपका सीबीटी होगा। हो सकता है इस बार पेन पेपर मोड भी ले आए, पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है। बाकी आपका रिटन एग्ज़ाम मतलब सीबीटी या पेन पेपर मोड पे, और प्लस इंटरव्यू आपके होता है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सर जो एग्ज़ाम पैटर्न पीजीटी का कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इसमें आपके 180 जो हैं वो क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 180 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि लास्ट टाइम के अगर हम पैटर्न को देखें तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पैटर्न ये परीक्षा का चेंज भी हो जाता है, तो ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो 2018 में रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसमें हमने देखा था कि आपका 150 नंबर का पेपर था और उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। बट इस बार जो पेपर था उसमें 180 नंबर का पेपर था और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, जिस वजह से आपकी जो मेरिट है वो भी काफ़ी हाई चली गई थी। तो आप लोग अपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए कि आप नेगेटिव मार्किंग हो तो उसको भी अपना टैकल कर पाएँ। तो साथियों इसमें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपका लैंग्वेज 20 नंबर की आएगी, जिसमें आपका 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश होगी। इसके साथ साथ आगे जो आपका रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यानी कि आपका जो जीएस है वो आपका 10 नंबर का रहेगा, करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा आपके 5 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर लिटरेसी होगा। साथियों इसमें एक चीज़ खास बात यह है कि आप देखिए इसमें मैथ वाला पोर्शन अलग से नहीं जोड़ा गया है, जो कि आपका नवोदय में होता है। तो और उसमें रीजनिंग की भी आपकी जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग आपका सिर्फ 5 नंबर का है, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी अगर सिर्फ 5 नंबर की है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेटेज इसको नहीं दिया गया है। अगर आपको नॉर्मल आपकी नॉलेज भी है तो भी आप इनमें 20 नंबर में से 10 नंबर तो स्कोर कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा आपकी जो पेडागॉजी है, पेडागॉजी को बहुत बड़ा वेटेज इसमें दिया गया है। साथियों मैं आपको बता दूं कि 180 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको 40 नंबर की पेडागॉजी दी गई है, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पेडागॉजी को आप तैयार करने के लिए अपना जो भी सीटेट बेस
पेडागोजी है उसको आप तैयार कीजिए। सीटेट बेस्ड पेडागोजी ही इसमें आती है। तो साथियों इसमें पहली चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव इन लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपके टोटल 10 नंबर के। इस तरीके से आपका 40 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो ये तो प्रॉपर आपका सीटेट बेस्ड है। इसमें आपका थर्ड क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी एक तरीके से कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी आपका सीटेट बेस ही है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आप जब सीटेट पढ़ते हैं तो इतना आप कर ही लेते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये भी लगभग सीटेट बेस्ड ही है। तो बेसिकली आपका सीटेट बेस्ड ही पेडागोजी इसमें होती है। तो आपको सीटेट वाले क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा इस तरीके से आपका जो जनरल पोर्शन है, यानी कि जो सब्जेक्ट से अलग जनरल पोर्शन है, वो आपका टोटल 80 नंबर का इसमें आता है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश जो भी बनना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अगर सपोज पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप साथियों इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे आपके 180 नंबर का पेपर आएगा टोटल। अब पैटर्न क्या रहता है आपका सिलेक्शन का, तो उसमें 100 नंबर का, वो 180 नंबर के पेपर के बाद आप जितने नंबर स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी। और कट ऑफ से ऊपर अगर आप सिलेक्शन नंबर बनाते हैं अपने, तो आपका रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू में देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 60 नंबर का टोटल इंटरव्यू होना है, जिसमें आपका डेमो टीचिंग 30 नंबर की रहेगी और इंटरव्यू आपका 30 नंबर का रहेगा। तो यहाँ 30 नंबर का डेमो टीचिंग और 30 नंबर का इंटरव्यू इसमें जोड़ा गया है। टोटल जो आपका सिलेक्शन होना है, अब सिलेक्शन का क्या पैटर्न है उसको आप देख लीजिए। इसमें आपको देखिए बोला गया है कि आपका रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, तो आपका इसमें डेमो टीचिंग 15% और ये आपका इंटरव्यू 15%। इस तरीके से आपका जो मेरिट बनेगी वो 70:30 के रेशियो में बनेगी। अब 70:30 के रेशियो में बनेगी और फाइनल मेरिट जो होगी 70:30 के रेशियो में आपके मार्क्स कैलकुलेट करके उनको ऐड करके आपकी जो टोटल मेरिट बनती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आप इसको समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। इसमें आपका साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहता है। जैसे आपका 180 नंबर का पेपर था, 180, तो इसमें से आपने स्कोर किया 126 सपोज, तो 126 नंबर स्कोर करने का मतलब है आपने 70% मार्क्स लाए हैं अपने सीबीटी में। तो आपके 70% मार्क्स आए हैं। तो इसमें आपका बोला है 70:30। तो 70:30 का मतलब आपके जो सीबीटी यानी कि रिटन टेस्ट था उसका जो परसेंटेज है उसका 70% लिया जाएगा, यानी कि 70% का 70%, यानी कि 70% जो आपके मार्क्स था उसका 70% लेंगे, तो उसका जो बनेगा वो आपका बनेगा 49 प्लस आपने इंटरव्यू में 60 में से सपोज आपने स्कोर किया 50, तो 50 स्कोर करने का उसका क्या होगा, उसको हाफ कर देंगे। यानी कि देखिए 60 मार्क्स का इंटरव्यू था, जो मेरिट ऐड होनी है वो आपके 30 में से होनी है। तो इसमें आपका 30 जो है वो लिया जाएगा। तो यानी कि 60 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें से आपने 50 नंबर स्कोर किया, तो आपका 60 में से 50 था, तो 30 में से आपका कितना बनेगा, 25 बनेगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल मेरिट बनेगी वो बन जाएगी आपकी 74। तो 74 आपकी मेरिट बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरिट के क्रम में बच्चों को लगाया जाएगा। एस्पिरेंट जो हमारे कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में, उनको उनके जो मार्क्स हैं उनको जोड़कर मेरिट के क्रम में लगाया जाएगा और एक कट ऑफ दी जाएगी कि हाँ सपोज 72 कट ऑफ रखी गई है, तो 72 से ऊपर अगर आपकी जैसे 74 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है। आपके जो सीबीटी में मार्क्स थे उसके परसेंटेज का 70%
प्लस इंटरव्यू में 60 में से आप स्कोर कर रहे हैं तो उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि जितना भी 60 में से अगर मान लो 40 स्कोर किया है तो 20 नंबर आपके ऐड होंगे। आप कह सकते हैं सर उसमें तो परसेंटेज जुड़ा था, इसमें क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए 60 में आपने 60 में 60 आप नंबर लेके आए तो आपने 100% स्कोर किया। तो 100% स्कोर किया तो इसका मतलब आपके जो मार्क्स है 100 का 30% कितना होगा? 30। तो इसी क्या सीधी सी बात है कि जो 60 है उसका आधा कर दिया तो 30 आपके नंबर है। तो इसी बेस पर हम दूसरी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपका सपोज़ 42 पर आप वो लेके आए मार्क्स, तो 60 अगर 42 मार्क्स लेके आए 60 में से, तो आपने कितना स्कोर किया? यानी कि आपने स्कोर किया 70%। तो 70 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 21 आएगा। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है कि 42 का हाफ कर लो, 21 आ गया। तो वैसे घुमा के कान पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो 60 में से जितना आया उसका हाफ कर लेना है, और आपके CBT में जो परसेंटेज था, मान लीजिए 70% आपने स्कोर किया था तो उसका 70%, यानी कि 70% आपने स्कोर किया तो 70 का 70% निकालेंगे तो 49 इस तरीके से हो गया। तो ऐसे 74 आपका मेरिट बन गया। तो अगर आप जितना भी स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का रहता है, PGT का। और PGT का आगे आपका सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस आप देखिए, जनरल इंग्लिश आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूसेज वगैरह है आपका। जनरल हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। सीधी सी बात है, आपका जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश हो उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला एक पैसेज आता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं उसी पर, और बाकी 5 क्वेश्चन जो आपके जो जनरल ग्रामर वगैरह के होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी आपको पता ही है, उसमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपका पेडागोजी रिलेटेड 40 क्वेश्चंस है, तो उसमें आपका एलाबोरेटेड सिलेबस है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब PGT का सब्जेक्ट रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो साथियों ये आपका PGT का था। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड भी दिखा देता हूँ। तो सिलेबस सारे इस प्रकार से देखिए, PGT मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका एलेबोरेटेड वीडियो आए, तो आप अपनी यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो जो ये नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि PGT से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है, आपको जो भी चीज़ें पता करनी थी वो आपको पता चल गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अपनी तैयारी पे जुट जाइए। सवाल ये उठता है वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी साथियों आप 2 से 3 महीना टारगेट करके चलिए वैकेंसी को, तो तब आ जानी चाहिए। बाकी आपको आज से ही, चाहे 1 महीने बाद आए चाहे 3 महीने बाद आए, आपको तैयारी में आज से ही जुटना है। और तैयारी में जुटने के लिए प्रॉपर आपको पैटर्न पता होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, तभी अब आप जो है अपनी जो तैयारी है वो कर पाएंगे। तो साथियों अगर आपका PGT से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप नहीं तो हमसे टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी जो समस्या है, कोई क्वेरी है वो लिख सकते हैं। आपकी जो सवाल हैं उनका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई TGT के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अगला वीडियो TGT की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आपको TGT का जो वीडियो है वो भी जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।